हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंटेलीफाई। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ फ्रॉम योर चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में वो है बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना, स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व जानने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है बायोस्फीयर, इसका मीनिंग क्या है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या है? अर्थ का वो पार्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ये अर्थ का वो पार्ट है, वो लेयर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। सो नाउ हमें बायोस्फीयर क्लियर है। हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व, large areas of protected land meant for conservation of biodiversity and culture of that area is called biosphere reserve। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है? जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, लार्ज एरिया है जो कि प्रोटेक्टेड है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया जो क्यों इस्टेब्लिश किया गया है। उसका मतलब क्या है, उसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया है इस लैंड को? इसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके। उस एरिया में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी उसे कंजर्व करना और उस एरिया के कल्चर को कंजर्व करना। इसका रोल क्या है, मतलब क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? कि वो एरिया है, ये वो प्रोटेक्टेड लैंड है जिसका मतलब है, जिसे बनाया गया है उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और उस एरिया के कल्चर को कंजर्व करने के लिए। A biosphere reserve may consist of other protected areas such as national parks and sanctuaries। एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड एरिया है और उस प्रोटेक्टेड एरिया में हो सकता है कि और भी काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज हों। That may consist of other protected areas also, such as national parks and sanctuaries. Okay, for example, there is a biosphere reserve in Madhya Pradesh which has one national park and two wildlife sanctuaries। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और एक नेशनल पार्क है। सो नाउ रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाई जाती है? फर्स्ट, इट इज़ मेंट टू रिस्टोर द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स रिसाइडिंग इन द एरिया। इस बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का मतलब क्या है कि जो ट्राइबल्स रहते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश की गई है, बिल्ड की गई है, उस एरिया में रहने वाले ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल लाइफ को रिस्टोर करना। मतलब उनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करके रखना, उसे मेंटेन करके रखना कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है उससे उनका लाइफस्टाइल अफेक्ट ना हो, जैसे वो पहले रहते थे वो वैसे ही रहो। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द एरिया। ये और किस चीज़ में हेल्प करती है बायोस्फीयर रिजर्व? कि उस एरिया की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको कंजर्व करना। थर्ड, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड टूरिज्म। और क्या करती है बायोस्फीयर रिजर्व? साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। बायोस्फीयर रिजर्व में एक एरिया होता है जो कि साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करता है। उस एरिया में साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती है या फिर एक एरिया में टूरिज़्म भी अलाउ की जाती है या हम एनवायरमेंटल एजुकेशन भी मिल सकती है उससे हमें। एंड नेक्स्ट वन इज़ no commercial exploitation of natural resources is allowed in a biosphere reserve and sustainable use of natural resources for the benefit of local people is promoted। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अलाउ नहीं की जाती। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बिजनेस या ट्रेड के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ हैं या रिवर वाटर है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कमर्शियल एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता। जैसे कि ट्रीज़ की कटिंग नहीं की जा सकती ताकि वुड को सेल ना किया जा सके। And sustainable use of natural resources for the benefit of local people is promoted।
और उन नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट किया जाता है ताकि जो लोकल पीपल हैं उनको बेनिफिट हो। जो लोकल पीपल रह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में, जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करें, मतलब वो ध्यान से यूज़ करें, जितना उन्हें रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करें, रेकलेसली यूज़ ना करें ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म ना हो जाए। मूविंग ऑन, फ्लोरा एंड फौना। सो व्हाट डज दीज टर्म्स मीन? फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फौना का मतलब क्या होता है? The plants found in a particular area are termed as flora of that area. The animals found in a particular area are termed as fauna of that area. जो एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि आपकी अपनी सिटी है या आपका अपना डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया में जो प्लांट्स मिलेंगे आपको उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे कहा जाएगा कि इस एरिया की फ्लोरा है। द एनिमल्स, जो एनिमल्स मिलेंगे आपको वो आपके वो पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें कहा जाएगा कि ये इस एरिया के फौना है। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें कहा जाएगा कि ये इस एरिया के फ्लोरा है, और जो उसमें एनिमल्स मिलते हैं उन्हें कहा जाएगा कि ये इस डिस्ट्रिक्ट के फौना है। फॉर एग्जाम्पल, टीक, जामुन, फर्न, मैंगो एट्सेट्रा आर फ्लोरा, एंड वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, वॉल्फ एट्सेट्रा आर फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, उसमें ये जो है टीक, जामुन, फर, मैंगो है, ये सब उस बायोस्फीयर रिजर्व की फ्लोरा है। और वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, वॉल्फ, ये उस बायोस्फीयर रिजर्व की फौना है। आपको पता है, अब आपको पता चल गया है कि ये जो प्लांट्स है एक एरिया में मिलेंगे उन्हें हम फ्लोरा बोलते हैं, और एक एरिया में मिलने वाले एनिमल्स को हम फौना बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीशीज़? स्पीशीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म जो अब आपके फर्दर क्लासेस में, फर्दर सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। सो अब हम देखते हैं कि स्पीशीज़ क्या है। A group of population whose members are capable of reproducing fertile offsprings among themselves and not with members of other species. तो स्पीशीज़ पहले जो वर्ड है, अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो हम क्या कह सकते हैं? काइंड, टाइप और फैमिली, कि एक टाइप की जो फैमिली होती है उससे हम स्पीशीज़ बोलते हैं। ओके, अगर मैं अब ऐसे एक्सप्लेन करूँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या है, एक ग्रुप को हम स्पीशीज़ बोलेंगे, एक पॉपुलेशन के ग्रुप को। उस पॉपुलेशन के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, दे इंटरब्रीड, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स अमंग देमसेल्व्स। जब वो आपस में ब्रीड करते हैं तब वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और स्पीशीज़ के मेंबर के साथ ब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके साथ उनकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी मैच नहीं करती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। जो जितने भी मेंबर्स, सारे के सारे जो मेंबर होते हैं एक स्पीशीज़ के, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, मतलब जो भी उनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन है, एक स्पीशीज़ के मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक काइंड ऑफ स्पीशीज़ है, टाइगर की जितनी भी पॉपुलेशन है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ है। नीम, मैंगो, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है ये स्पीशीज़ की टर्म। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जितने भी आपको यहाँ पे एनिमल्स दिख रहे हैं ये सब जो है ये एक डॉग्स ही हैं, ये डॉग की एक स्पीशीज़ हैं। जैसे कि दीज वन, जहाँ पे अब मेरा पॉइंटर है, ये वाले जो डॉग हैं, ये वाला डॉग है, ये वाला डॉग है, आपको कॉमनली मिलता है, लेकिन इसके साथ वाले ये जितने भी आपको एक इमेज में दिख रहे हैं ये सब डॉग्स ही हैं। दीज आर अ ग्रुप, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, इन सब के जो फीचर्स हैं वो सेम है। और अगर इस जो आपको इतने जितने भी डॉग दिख रहे हैं इनमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, ये ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप देखो तो डॉग्स एंड कैट्स जो हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर। अगर ये दोनों आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं तो ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक डॉग और दूसरा डॉग ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं?
Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state, or a country. एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो स्पीशीज़ बोल सकते हैं जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं. वो नेचुरली कहीं और आपको नहीं मिल सकती, नेचुरली वो नहीं मिलेंगी आपको. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल या जो प्लांट है, हो सकता है कि वो एंडेमिक हो, मतलब सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जोन में प्रेजेंट हो, या एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रेजेंट हो. आपको दूसरी कंट्री में वो एनिमल नेचुरली नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, सॉल and wild mango are two examples of endemic flora of पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ये जो वाइल्ड मैंगोज़ हैं या सॉल है, सॉल नाम का जो ट्री है, ये आपको सिर्फ पचमढ़ी बायो रिजर्व में ही मिलेंगे. एंड फॉर एग्जांपल दिस जाइंट स्क्विरल जो आप देख रहे हैं, ये जो स्क्विरल है ये पचमढ़ी बायो रिजर्व में ही मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी, उसी एरिया में मिलेगी, दैट पर्टिकुलर एरिया. हो सकता है कि कुछ एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्टेट में मिले, आपको दूसरी स्टेट में नहीं मिलेंगे. नेक्स्टली, डेंजर्स टू एंडेमिक स्पीशीज़. अब हम देखते हैं कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उन्हें डेंजर्स कौन कौन से हैं. A number of factors are endangering the existence of endemic species. एक number of factors मतलब बहुत सारे factors हैं जो endemic species के existence को endanger कर रहे हैं, मतलब उन्हें danger में डाल रहे हैं उनकी existence को. The destruction of the habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो endemic species कि अगर जो एंडेमिक स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में है, अगर हम उस एरिया में उनकी जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है, जैसे कि एक फॉरेस्ट है, उसे हम उसमें डिस्ट्रक्ट कर दें, जैसे कि उनके ट्रीज़ को काट दें, डिफॉरेस्टेशन कर दें, तो उनकी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो गई. और अगर हम उस जो स्पेसिफिक एरिया है उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या फिर कुछ नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वो एंडेमिक स्पीशीज़ की नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट कर रही हैं, उसे डिस्टर्ब कर रही हैं और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसे डेंजर में डाल रही हैं. तो इस तरह एंडेमिक स्पीशीज़ ख़त्म भी हो सकती हैं अगर उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट की जा रही है या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हो रही है. तो ये सब उनकी नेचुरल हैबिटेट को इवेंचुअली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें डेंजर में डाल रहे हैं. नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट how many tigers, lions, elephants are present in India? आपने कभी सोचा है कि कितने टाइगर्स, लायंस या एलिफेंट्स प्रेजेंट है इंडिया में? हमारी कंट्री में कितने टाइगर्स या लायंस प्रेजेंट है? So India has more than half of the world's wild tigers, 65% of the Asian elephants, 85% of great one-horned rhinoceros and 100% of the Asian lions. इंडिया में वर्ल्ड के हाफ वाइल्ड टाइगर्स प्रेजेंट है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है टाइगर्स की 100% में से 50% जो वाइल्ड टाइगर्स हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है, और 65% एशियन एलिफेंट्स भी इंडिया में हैं. हमारे कॉन्टिनेंट एशिया में जितने भी एलिफेंट्स हैं उनमें से 65% जो प्रोपोर्शन है वो उनकी इंडिया में है, और वन हॉर्न डायनासोर्स की परसेंटेज 85% है. और सरप्राइजिंगली एशियन लायंस, जितने भी लायंस एशिया में प्रेजेंट हैं वो 100 के 100% सिर्फ इंडिया में ही हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.